और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एवं स्टार प्रचारक पुष्कर सिंह धामी का जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में तूफानी दौरे हैं। सीएम धामी ने जम्मू कश्मीर के बनी में बीजेपी प्रत्याशी जीवन लाल के पक्ष में आयोजित जनसभा में शिरकत की। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं मंजीरी पार्क बनी जम्मू का, जहां पर सीएम धामी विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते मैं आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज आप सबके बीच में आकर ऐसा लग ही नहीं रहा है, जैसा लग रहा है मुझे कि उत्तराखंड का ही हमारा कोई ऐसा स्थान है जहां मैं पहली बार आया हूं। मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। यह भूमि इतिहास, संस्कृति और बलिदान की अद्वितीय कहानियां अपने में समेटे हुई है। ऐसी वीर धरा को मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आज हम एक ऐतिहासिक समय के साक्षी बन रहे हैं, जब जम्मू कश्मीर में आज एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। जब मैं आप सबके बीच में आज आप सबसे संवाद कर रहा हूं, आज पहले चरण का मतदान भी जम्मू और कश्मीर के अंदर हो रहा है। और जिस प्रकार से लोगों का एक हुजूम आज मतदान करने के लिए निकल रहा है, यह लोकतंत्र के प्रति जम्मू और कश्मीर के लोगों की कितनी आस्था है, कितना विश्वास है। धारा 370 समाप्त होने के बाद किस प्रकार से लोग आज आगे आ रहे हैं, ये इसका एक नजारा आज हम सब लोग देख रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। विकास और शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर में जो विकास की लहर आई है, उसका सीधा लाभ यहां के लोगों को मिलना प्रारंभ हो गया है। और इस बार मैं अभी पिछले दिनों भी यहां प्रचार के संबंध में आया था, तब मैंने जिस प्रकार से लोगों में उत्साह देखा है, जोश देखा है, और आज भी मैं आप सबकी इतनी बड़ी संख्या देख रहा हूं, मेरे मन में अब कोई संशय नहीं है। अभी डॉक्टर साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आप सबको बहुत विस्तार से एक एक बात समझा रहे थे। उससे पहले जीवन लाल जी अपनी बात रख रहे थे। लेकिन मेरे मन में 1% का भी संशय नहीं है कि यहां से कमल खिलने वाला है और जीवन लाल जी भारी बहुमत से यहां से जीतने वाले हैं, आप सब जिताने वाले हैं। एक नया इतिहास जम्मू और कश्मीर की जनता रचने जा रही है। इस बार के चुनाव में यहां के मतदाता विकास को प्राथमिकता देते हुए पूरे जम्मू के अंदर, पूरे कश्मीर के अंदर कमल खिलाने जा रहे हैं, कमल खिलाने के लिए तैयार हैं। भाइयों बहनों, मैं भी आज हमारे आप सबके प्रिय प्रत्याशी जीवन लाल जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, जो हमेशा आपके बीच में रहकर आपके जैसा अपनों के बीच से अगर कोई नेता निकलता है, कोई प्रतिनिधि निकलता है, तो वो हमारा ही जैसा होना चाहिए। ऐसी प्रतिमूर्ति हमारे जीवन लाल जी आप सबके बीच में है। इन्हीं के लिए मैं आज आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, जो विकास के लिए समर्पित होकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आगामी 1 अक्टूबर को बनी विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ पर कमल के फूल में भारी संख्या में वोट देकर आप सबको कमल खिलाना है। मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं। यह चुनाव बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार जम्मू और कश्मीर के मतदाता, जो हमारी पार्टी का संकल्प रहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिसके लिए अपना बलिदान दिया कि एक देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, एक प्रधान होना चाहिए और एक निशान होना चाहिए। भाइयों बहनों, और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार इस प्रकार का चुनाव होने जा रहा है। एक संविधान के तहत, एक राष्ट्र के तहत मतदान होने जा रहा है, जिस ऐतिहासिक अवसर के आप सब साक्षी बनने जा रहे हैं। एक इतिहास
जम्मू और कश्मीर के लोग लिखने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी जितेंद्र सिंह जी बोल रहे थे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किशन नगर चौक स्थित आत्माराम धर्मशाला में आयोजित बहुउद्देशीय कैंप का शुभारंभ किया है। शिविर में श्रमिक कार्ड, आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। साथ ही आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोगों ने खून जांच भी यहां पर कराई। रक्तदान शिविर में भी बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया और स्वैच्छिक रक्तदान भी किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि रक्तदान, जीवनदान हमारे जीवन और शरीर के संचालन में रक्त की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक यूनिट ब्लड से कई लोगों को लाभ मिलता है। आज जिस प्रकार घटनाएं हो रही हैं, ऐसे में ये एक बहुत ही बहुत बड़ा माध्यम है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जो लोगों से रक्तदान के बारे में समाज में जागरूकता लाने और प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान के लिए प्रेरित करने की अपील यहां पर वो करते हुए नजर आए। साथ ही नियमित रूप से रक्तदान कर स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देने की अपील भी उन्होंने यहां पर की। और कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल डब्बू ने मंडी समिति रामनगर का भ्रमण किया। इस दौरान मंडी की मुख्य सड़क पर किसान बाजार की प्रस्तावित दुकान बनाने और दुकान विहीन आढ़तियों के लिए 25 दुकानों की शीघ्र बनाने के निर्देश मंडी सचिव सहील अहमद और सहायक अभियंता AK सिंह को दिए गए। साथ ही उन्होंने मंडी के कैंटीन में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने को कहा। साफ सफाई के साथ ही मंडी में शीत गृह पैकेजिंग यूनिट और मंडी की सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश यहां पर दिए, दुरुस्त करने के। और उन्होंने कहा कि लगातार विकास कार्य के लिए मंडी में जल्द ही बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को सही किया जाएगा, दूर किया जाएगा। और अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तरकाशी से, जहां पर डीएम मेहरबान सिंह ने पेयजल योजना का निरीक्षण किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको उत्तरकाशी से दे रहे हैं, जहां पर डीएम मेहरबान सिंह ने पटारा पंपिंग पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण किया है। डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट ने ग्रामीणों से मुलाकात इस दौरान की, ग्रामीणों को योजना के बारे में अवगत कराया। डीएम ने अधिकारियों को दिए हैं निर्देश। वहीं योजना के परीक्षण चरण को शीघ्र पूरा करने को कहा गया है। संबंधित गांव में शीघ्र करे जलापूर्ति, पंपिंग स्टेशनों के बीच वॉकी टॉकी से संचार की करे व्यवस्था, पंपिंग स्टेशनों की निगरानी के लिए स्काडा सिस्टम की भी स्थापना करने को कहा गया है। वहीं जल जीवन मिशन के तहत कार्यों को सही ढंग से क्रियान्वित करने पर दिया जा रहा है विशेष ध्यान। जल जीवन मिशन के तहत 15 पंपिंग योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। वहीं जल जीवन मिशन से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों का लिया जाएगा फीडबैक। जल जीवन मिशन के तय मानकों के दायरे में न आने वाले तोकों पर निकाला जाएगा समाधान। वहीं जल जीवन मिशन के जरिए ग्रामीणों की जिंदगी को आसान बनाने का कर रहे हैं प्रयास। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां पर डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट ने पटारा पंपिंग पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण किया है। और छात्र संघ समारोह की अनुमति नहीं मिलने से नाराज छात्रों ने अध्यक्ष हिमांशु जाटव के नेतृत्व में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस में तालाबंदी करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी होने की वजह से कैंपस में तालाबंदी नहीं हो सकी। हालांकि छात्रों की तालाबंदी को लेकर के पुलिस के साथ काफी बहसबाजी और धक्का मुक्की हुई। एबीवीपी ने भी छात्र संघ समारोह करने की मांग को गलत बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। छात्र संघ अध्यक्ष हिमांशु जाटव ने बताया कि पहले भी सितंबर महीने में छात्र संघ समारोह होते रहे हैं और इस बार जो है राजनीतिक दबाव की वजह से छात्र संघ समारोह करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस प्रशासन का कहना है कि छात्र संघ का कार्यकाल खत्म हो चुका है। अब नए छात्र संघ गठन को लेकर के सभी छात्र चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में छात्र संघ समारोह कराना उचित नहीं है। कॉलेज प्रशासन पर कोई राजनीतिक दबाव भी नहीं है। अध्यक्ष हिमांशु जाटव के नेतृत्व में छात्र अपनी मांग को लेकर के कॉलेज में तालाबंदी करने का प्रयास कर रहे थे। सुरक्षा और शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए पुलिस को जो है मौके पर बुलाया गया। और हरिद्वार रोड पर शांति कुंज के निकट मोतीचूर फ्लाईओवर पर चलती कार में अचानक से आग लग गई। ड्राइवर ने कार से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही रायवाला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हरिद्वार से फायर ब्रिगेड की टीम भी आई और कड़ी मशक्कत के बाद से कार में लगी आग को बुझाया गया।
इस दौरान काफी लंबा जाम भी लग गया। पुलिस ने मुश्किल से फ्लाईओवर पर लगे जाम को खुलवाया है और फिलहाल आपको बता दें कि ट्रैफिक सामान्य रूप से चल रहा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगने की जानकारी प्रथम दृष्टया देखी जा रही है। रायवाला थाना प्रभारी देवेंद्र चौहान ने मामले में बताया कि ड्राइवर एकांश गुप्ता ने हरिद्वार से डोईवाला अपने घर जा रहा था। वो फ्लाईओवर पहुंचने पर कार अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई कार में। रायवाला के सब इंस्पेक्टर कुशाल सिंह रावत ने कार में लगी आग बुझाने के बाद से पुलिस टीम के साथ जाम खुलवाया है। प्रथम जांच में पता चला है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से कार में आग लगी है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एसटीएफ की टीम ने 3.25 फुट के 2 हाथी दांत बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लाखों रुपए बताई गई है। एसटीएफ ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसटीएफ के एसएसपी नवनीत भुल्लर ने बताया कि उधम सिंह नगर में यूपी बॉर्डर पर लगातार वन्यजीव तस्करों के सक्रिय होने की सूचना मिल रही थी। सूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश की एसटीएफ के साथ मिलकर के संयुक्त कार्रवाई की गई है। इस दौरान बरेली के एक गांव से छापेमारी कर 3 वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान आदित्य, करण सिंह और नत्था सिंह के रूप में हुई है। तीनों आरोपी बरेली और खीरी के निवासी हैं। आरोपियों ने हाथी दांत बरामद करने के लिए हाथी को कहा और कैसे मारा, इस संबंध में एसटीएफ की जांच चल रही है और जांच के बाद से जल्द ही इस संबंध में खुलासा किया जाएगा। फिलहाल आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से। मौसम को लेकर के ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर लगभग 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड के कई जिलों में यहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। राज्य के 11 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट है। उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है बारिश का। वहीं उधम सिंह नगर और हरिद्वार में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। गर्जन के साथ ही आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। कई जिलों में हो रही है बारिश से अलर्ट रहने की चेतावनी दी गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा करने से बचने को कहा गया है। वहीं बारिश के चलते अभी कई मार्ग बंद पड़े हैं। मार्गों को खुलवाने का काम लगातार जारी है। चारधाम की जो रफ्तार है वो भी धीमी पड़ी है और केदारनाथ धाम में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पैदल मार्ग शाम 6 बजे तक के लिए यहां पर रोक लगा दी गई है। तो भारी बारिश के चलते ये निर्णय लिया गया है। केदारनाथ धाम में जो श्रद्धालु जाने वाले हैं उनके पैदल मार्ग पर शाम 6 बजे तक के लिए रोक लगा दी गई है, क्योंकि भारी बारिश हो रही है। तो लगातार बारिश का दौर उत्तराखंड में जारी है और ऐसे में 11 जिलों के लिए एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग के द्वारा। जो एक्टिविटी थोड़ी सी हो मिलने वाली प्रदेश में। तो आज 17 और 18 के 2 दिन की बात कर रहे हैं, तो अनेक जगहों तक में हल्की मध्यम बारिश की वो संभावना है। जहां तक भारी बारिश की बात करें, वार्निंग की बात करें, तो येलो में आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा पिथौरागढ़ है या इसी तरह चमोली डिस्ट्रिक्ट है या नैनीताल है, उसको रखा गया है, येलो वार्निंग में रखा गया। या इंटेंस शावर है और जगह भी जो हिल्स में अगर बात करूं तो उसकी बिल्कुल संभावना है। तो आज 17 तारीख को आप ये कह सकते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी है। और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा दिख रहा है कि वहां थोड़ा ज्यादा, तो वेरी हैवी तक भी एक आध का वहां हो सकता मिल जाए, तो उसको ऑरेंज में भी आज हमने रखा है। तो बाकी अगर देखें तो येलो वार्निंग मेनली हमने आज वो रखी हुई दिखती है कि एक आध का हैवी रेंस कल 18 को भी वहां पे मिल सकती है। और जो इंटेंस शावर है उसकी बिल्कुल संभावना है हिल्स में, मैं ये कहूंगा 17-18 दोनों दिन जो है। तो येलो वार्निंग मेनली आज 17 को भी और कल 18 को ये रखी गई। उसके बाद देखेंगे तो एकदम रेनफॉल एक्टिविटी काफी कम हो जाएगी। आइसोलेटेड टाइप एक्टिविटी मिल जाएगी, वो भी बहुत लाइट या लाइट रेंज तक जो है। तो इस तरह की सिचुएशन आप कह सकते हैं कि 22-23 तक वो रहने वाली है। 24-25 में थोड़ा सा दिख रहा है कि स्कैटर्ड एक्टिविटी लाइट मॉडरेट की मिलेगी, लेकिन वो कोई विशेष वो भी नहीं दिखती है। तो मैं ये कहूंगा कि आज और कल की एक्टिविटी के बाद जो मुख्यतः आप देखेंगे जो रेनफॉल एक्टिविटी उसमें बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। लाइट है, इक्का दुक्का जगहों में आइसोलेटेड टाइप की एक्टिविटी है, वो आपको दिखेगी 1-2-3 दिन जो है। और 24-25 में जो स्कैटर्ड दिख रहा है अभी, वो लगता है कि वो भी एक्टिविटी कमी हो जाएगी आगे। हालांकि अभी क्योंकि मॉइस्चर वगैरह है, तो इस तरह का जो एक प्रिडिक्शन वो दिखा रहा है थोड़ा कि स्कैटर्ड एक्टिविटी जो है 23, 24, 25 में वो मिल सकती है।
और 26-27 से फिर वापस जो है वो कम हो जाएगी एक्टिविटी। तो मैं ये कहूंगा कि सितंबर में ऐसे भी कम हो जाती है, लास्ट वीक और सेकेंड लास्ट वीक की तरफ हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो अब एक्टिविटी बिल्कुल कम रहेगी। कोई सिस्टम बनता भी 8 से 10 दिन अगर मैं बात करूं तो कोई मेजर सिस्टम बनता हुआ दिख नहीं रहा है। ऑन डेट जो है कुछ ऐसा होता तो बताया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल शर्मा, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं और दीपक नारंग, संवाददाता हमारे साथ ऋषिकेश से जुड़ रहे हैं। पहला सवाल कमल जी आपसे लेना चाहूंगी, कल भी मौसम विभाग ने भविष्यवाणी जारी की थी आज के लिए कि बारिश होगी और एक बार आज फिर से 11 जिलों के लिए ये जो है प्रेडिक्शन किया गया है कि बारिश आने वाली है, भारी बारिश। तो अभी कैसा मौसम बना हुआ है, क्या अभी भी बारिश हो रही है वहां पर? हाँ ज्योति, कहें तो हम लगातार जब से मानसून सीजन शुरू हुआ है तब से हम लगातार कहीं ना कहीं पूरी जानकारी हम दर्शकों को देते रहते हैं कि क्या स्थिति रहेगी, जो बाहर से लोग आने वाले किस तरीके से आए, किस जिले में क्या स्थिति रहेगी। तो कुल मिला के कहें जिस हिसाब से जो मौसम विभाग के विक्रम सिंह हैं, जो निर्देशक हैं, वो लगातार अभी बता ही रहे थे। अगर आज कहें तो आज सुबह से स्थिति यहीं पर है कि हल्की बारिश लगातार जारी है, बादल पूरी तरह छाए हुए हैं, पर यह है कि अब इतनी तेज बारिश नहीं देखने को मिल रही है, पर हल्की फुल्की बारिश लगातार जारी है। तो कुल मिला के कहें यहां पर जो बारिश है उसका असर भी दिखाई दे रहा है कि जो अभी भी गंगा का स्तर भी बढ़ा हुआ है, जो राफ्टिंग का चलती है वो अभी तरह पूरी बंद है। तो कुल मिला के कहें आवाजाही में भी अभी वो नहीं है जो भीड़ भड़ाका होना चाहिए। तो कुल मिला के कहें आज भी येलो अलर्ट की बताया गया है और कई जिले हैं जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी, जीरे, लगभग 11 जिले हैं और उधमसिंह हरिद्वार की बात करें तो यह हल्की बारिश बताएगी। अभी एक का दिन मौसम रह सकता है, उसके बाद जो उन्होंने बताया कि आगे मौसम साफ होने की उम्मीद है पूरी और होके रहेगा। यही अब देखना है कि मौसम जिस हिसाब से बता रहे हैं कि अगले 2 दिन के बाद मौसम खुश्क हो जाएगा, फर्क पड़ेगा। अब वही देखना है कि अब क्या स्थिति आगे रहती है। तो कुल मिला के कहें आज भी स्थिति यही है कि लगातार बारिश है और कुल मिला के कहें जो ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों की अगर बात करें तो लगातार स्थिति यही बनी हुई है। अभी भी रोड्स ब्लॉक है कई जगह, जो केदारनाथ के लिए एक बहुत बड़ी बात है, जो पिछले भी काफी रास्ता भी पैदल मार्ग डैमेज हो गया था। तो अब हम कहें केदारनाथ धाम के लिए जो पैदल मार्ग है वो शाम 6 बजे तक ही खुला रहेगा, क्योंकि उसके बाद जाने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि अंधेरे में कहीं बहुत बड़ी दिक्कतें हो सकती है। कई बार घटनाएं भी हो गई हैं, कई कैजुअल्टियां भी हुई हैं, लेकिन इस पे लिए सरकार ने बड़ा एक कदम उठाया है कि शाम को 6 बजे बाद आप पैदल मार्ग से बाबा केदारनाथ की यात्रा नहीं कर सकते। और ये सब जो भी है सबकी सुरक्षा से किया गया था। पर कुल मिला के कहें अभी यात्री की जो संख्या बहुत कम है, पर धीरे धीरे चल रही है, संख्या बहुत ना के बराबर चल रही है। पर मुझे लगता है कि अगले 1 हफ्ते अगर मौसम ठीक रहेगा तो लगातार कहीं ना कहीं फिर इस यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। बिल्कुल, अभी शाम 6 बजे के बाद श्रद्धालु नहीं जा सकते पैदल यात्रा पर, यह कहा जा रहा है। दीपक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, सितंबर का महीना चल रहा है और आधे से ज्यादा महीना निकल भी चुका है, अभी भी मानसून जैसी बारिश होना, वहां पर क्या हालात अभी बने हुए हैं ऋषिकेश में? देखिए, ऋषिकेश में कल शाम से जो है काले बादल आसमान में छा गए थे। रात को तो फिलहाल बारिश नहीं हुई है, लेकिन सुबह 4 बजे से जो है यहाँ पे रिमझिम बारिश लगी हुई है और मौसम जो है यहाँ पे सुहाना बना हुआ है। हालांकि कल धूप निकलने की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी थी और यहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत बढ़ा हुआ था, लेकिन बारिश होने की वजह से टेम्परेचर काफी कम हो गया है और लोगों को गर्मी से काफी यहाँ पे राहत मिलती हुई दिखाई दी है। लेकिन जिस प्रकार से सुबह से यहाँ बारिश हुई है और पहाड़ों में कल रात से बारिश होनी शुरू हुई है, उसकी वजह से गंगा का जलस्तर यहाँ तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए पुलिस ने SDRF और जल पुलिस को जो है सभी गंगा घाटों पर जो है अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। और जो त्रिवेणी घाट है ऋषिकेश की, जिसको कहते हैं हृदय स्थली है, वहां पर गंगा सभा के लोग भी जो है मुनादी करके लोगों को गंगा में स्नान करने से रोक रहे हैं, क्योंकि बीते 2 दिनों में 2 घटनाएं एक ऐसी हो चुकी हैं जिसमें जो है 4 नाबालिग जो है गंगा में बह चुके हैं, जिसमें से 1 नाबालिग का शव बरामद हुआ है और 3 नाबालिगों की अभी तक तलाश SDRF करने में लगी है। तो इस घटना से जो है संज्ञान में लेते हुए प्रशासन ने सभी जितने भी श्रद्धालु गंगा घाट पर नहाने या आचमन लेने आ रहे हैं उनको दूर रहने की सलाह दी है और उनको दूर भी किया जा रहा है। बाकी कुछ गंगा घाट ऐसे हैं जो खतरनाक है, जहां पर जाने के लिए पुलिस ने अपनी तैनाती कर दी है, जिससे कि कोई खतरनाक गंगा घाटों पर ना जाए। हालांकि जो सुरक्षित गंगा घाट है वहां पर भी जो है स्थिति अब खतरनाक वाली दिखाई दे रही है। और मौसम की अगर यहाँ पे आसपास के क्षेत्र में बात करें तो जो बरसाती नदियां हैं उनमें अभी तूफान तो नहीं है, लेकिन हल्का हल्का पानी है, जिसमें जो बैराज से हरिद्वार को जोड़ने वाली रास्ता है चीला मार्ग, वहां पर जो है बीन नदी है उसमें पानी है, वहां पे भी एहतियात
एहतियात बरतने के निर्देश जो है सभी वाहन चालकों को दिए गए हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वाहन बीच में होता है और अचानक से पलट आ जाता है और वाहन बीच में फंस जाते हैं। तो वहां पर भी पुलिस ने जो है निगरानी रखनी शुरू की है कि अगर कोई आपात स्थिति आती है तो उससे जो है तत्काल वहां पर निपटा जा सके। बाकी प्रशासन ने यहाँ पर अपने जितने भी जो देहात इलाके हैं, छिद्दर वाला है, राय वाला है, यहाँ पे जो बरसाती नदियां रहती हैं, यहाँ के लोगों को भी जो है सतर्क है और ग्राम प्रधानों से जो है अपील की है कि वो अपने अपने क्षेत्र के लोगों को इस बाबत अलर्ट कर दें कि कोई भी गंगा या बरसाती नदियों के किनारे ना जाए, क्योंकि इस समय हादसे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसको रोकने के लिए लोगों को जागरूक होना बेहद ज्यादा जरूरी है। बाकी पहाड़ों पर जो है प्रशासन ने पहले से ही मुनादी की हुई है कि जो मौसम का अलर्ट है उसको देख करके जो है सफर पर जाएं पहाड़ों पे, क्योंकि चारधाम यात्रा अब सितंबर के महीने में फिर से शुरू होनी थी, लेकिन बारिश का जिस प्रकार से अलर्ट जारी हो रहा है उस वजह से जो है अभी तीर्थयात्री यहाँ पर नहीं आ रहे। हालांकि ऋषिकेश में तीर्थयात्रियों की संख्या में थोड़ी सी बढ़त जो है वो देखी गई है, लेकिन प्रशासन पहाड़ों पर जो सफर करने के लिए अलर्ट जारी कर रहा है मौसम को देखते हुए, उसको लेकर के यात्रा पर फिर से यहाँ पे ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। अभी फिलहाल 2 दिन बारिश के बताए गए हैं। अब देखना यह है कि बारिश कब जो है लोगों को जो है जो मुसीबत बन चुकी है इस समय पर, कब उसका पीछा छोड़ती है और कब चारधाम यात्रा फिर से पटरी पर आती है, क्योंकि चारधाम यात्रा के पटरी पर नहीं आने की वजह से जो रोजगार है वो कहीं ना कहीं ठप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी है, जो भी अपडेट्स इसमें आएगी हम जल्दी सभी अपने दर्शकों को बताएंगे। बिल्कुल, चाहे मौसम हो चाहे अन्य खबरें हो, पल पल के अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहते हैं। कमल जी, जैसा कि दीपक ने कहा कि कल धूप आई थी और उसके बाद से एकदम से गर्मी सी होने लगी और आज फिर बारिश है तो तापमान में जो गिरावट है वो दर्ज है। लेकिन कुछ साल पहले जब हम देखते थे सितंबर के महीने में काफी हद तक ठंड हो चुकी होती थी और ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिलती थी, यात्रा भी शुरू हो जाती थी चारधाम। लेकिन अब ये जो असमानता एक तरीके से आ रही है, इसको कितना माने वजह की प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है? हाँ ज्योति, कई चीजों में अंतर तो बहुत आया और हम कल की बात करें बल्कि धूप थी, लेकिन दोपहर बाद हम शाम बात करें तो एकदम इतना अधिक घने बादल आसा है। और देहरादून की बात करें आसपास यहाँ पर काफी अच्छी बारिश भी हुई है, भले ही और दाएं बाएं बल्कि कम हुई है, पर वहां बहुत ज्यादा बारिश हुई है। तो कुल मिला के आज सुबह से भी स्थिति यही बनी हुई है, हल्की हल्की बूंदें चल रही है, बरसात हो रही है, लेकिन सब लगातार चल रही है। कई जो जानकारियां आती हैं वो तत्काल मौसम विभाग द्वारा दी जाती हैं और उसको आगे सेक्रेटरी भी किया जाता है, जिससे सभी लोग उन्हीं व्यवस्थाओं के अनुसार से वहां पर काम करें। तो कुल मिला के कहें मौसम है सुहाना है, पर कहीं ना कहीं मौसम चेंज भी हो चुका है। अगर हम खुद कहें कि अब कहीं ना कहीं रात को हम देख रहे हैं कई जगह ऐसा भी है कि बिल्कुल पंखे लगे चलाने की नौबत भी नहीं आ रही। तो मौसम काफी चेंज हुआ है। और पर यही है कि सबसे बड़ी बात है कि इस मौसम चेंज में हमें अपने हेल्थ का और स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखना है, कि ताकि जब मौसम चेंज होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लगातार कई बीमारियां भी आती हैं, एकदम गर्मी आ गई और एकदम टेम्परेचर डाउन हुआ तो कहीं ना कहीं बॉडी में इफेक्ट भी पड़ता है। तो इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए अगर हम कहें तो सभी प्रिकॉशंस भी हमें करनी चाहिए कुल मिला के कहें। और भीगना भी आजकल जिस हिसाब से डॉक्टर कह रहे हैं कि ज्यादा भीगना भी है, नहीं तो कहीं ना कहीं गला खराब, जुकाम और फीवर भी लगातार चल रहा है, जो वायरल चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को कष्ट एक पीड़ा से जरूर दे रहा है। तो कुल मिला के कहें मौसम भले ही सुहाना है, पर हमें इन सब चीजों को लेकर सब चीजों को ध्यान में भी रखने से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे और हमारे कामकाज भी ठीक होते रहे। कुल मिला के कहें अभी भी अगर हम कहें तो पूरी बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दिक्कतें वहीं आती हैं, रोड्स वहीं ब्लॉक होती है, मलबे वहीं पर आते हैं, यातायात व्यवस्था यहीं रुकती है। तो कुल मिला के कहें अभी जो यात्रा पे जो डिपेंड लोग हैं, जो रोजगार वाले हैं, उनके लिए अभी भी कहें तो एक तरह से ना के बराबर रोजगार चल रहा है, क्योंकि इस टाइम जो टूरिस्ट है वो के ना के बराबर इस उत्तराखंड में आ रहा है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।